नमस्कार। दिवाली के मौके पे आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं ये त्योहार आपके जीवन में खुशियां, समृद्धि और शांति लेकर आए। लेकिन बाजार पे पिछले कुछ दिनों में ऊपरी स्तरों पर जबरदस्त गिरावट, मुनाफा वसूली देखने को मिली है। तो ऐसा क्या हो गया कि बाजार पे हड़कंप मचा हुआ है? और आने वाले समय के लिए दिवाली से दिवाली तक का अगर आउटलुक रखें तो क्या पैसा लगाने का मौका आ गया या फिर और करेक्शन देखने को मिलेगी? ये तमाम सवाल आपके मन में भी आ रहे होंगे, लेकिन जवाब आज ढूंढने की कोशिश करते हैं। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। स्टेलर वेल्थ पार्टनर्स के मैनेजिंग पार्टनर गौतम वेद जी जो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। गौतम जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। हैप्पी दिवाली सर। नमस्ते रजत जी ना आपको और बिस्तक के सारे व्यूअर्स को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सर पहला सवाल तो यही है और सबके मन में यही सवाल है कि हो क्या गया? दिवाली मनाने का मौका ही नहीं दिया मार्केट ने। इतनी जबरदस्त करेक्शन जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, और ऊपर से एफआईज इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग कर जाएंगे कि एक ही महीने में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर्स बेच देंगे। ये तो हमने आज तक कभी भी इंडिया में होते नहीं देखा। ये अचानक से क्या हो गया? देखिए रजत जी, इसके पीछे तीन मूल्य कारण हैं, तीन प्राइमरी रीजंस हैं। पहला रीजन तो चाइना फैक्टर। चाइना ने बहुत बड़ा मॉनेटरी और फिस्कल स्टिमुलस जब अनाउंस किया तो एमर्जिंग मार्केट का जो पूल ऑफ मनी था उसमें से लार्ज चंक चाइना मार्केट में चला गया, तो उसकी वजह से एफआईज को इंडिया में काफी शेयर्स बेचने पड़े। वो पहला वजह था। दूसरी वजह ये है कि पिछले एक महीने से अगर आप यूएस मार्केट एंड यूएस बॉन्ड मार्केट एंड करेंसी मार्केट्स को ऑब्जर्व करें, वहां पे यूएस ट्रेजरी यील्ड, 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड 60 बेसिस पॉइंट्स बढ़ गई एंड यूएस डॉलर का भी काफी अप्रिसिएशन हो गया। तो जब ऐसा होता है तब एमर्जिंग मार्केट से काफी पैसा विड्रॉ कर लिया जाता है। तो एमर्जिंग मार्केट से एक तरफ पैसा विड्रॉ हो रहा है और जो बचा पैसा है एमर्जिंग मार्केट पूल में वो भी प्राइमरीली चाइना में चला जा रहा है। तो ये दो रीजंस की वजह से एफआईएस की भारी सेलिंग हुई। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट कारण ये था कि इंडिया में जो भी हाई क्वालिटी स्टॉक्स थे उनके वैल्यूएशंस बहुत महंगे हो गए थे, और कुछ कुछ पॉकेट्स में तो काफी इरेशनल एग्जुबरेंस और काफी फ्रॉथ बिल्डअप हो गया था। तो ये जो शार्प फॉल आया है काफी शेयर प्राइसेस में पिछले एक महीने में, इसकी वजह से काफी सारे एरियाज में एक्सेसेस रिमूव हो गए हैं। तो एफआईएस का सेलिंग का ये तीन प्राइमरी रीजन है। सर यूएस में इलेक्शंस भी होने वाले हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। उसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट आप फाइनेंशियल मार्केट्स पे देखते हो क्या? Rajat जी, अभी तो बेटिंग मार्केट्स एंड स्टॉक मार्केट्स इन द यूएस हैव प्राइस्ड इन अ ट्रम्प ट्रेड। तो ट्रम्प ट्रेड का मतलब बेसिकली है कि ट्रम्प अगर आएंगे तो वो टैक्स कट करेंगे जो इन्फ्लेशनरी होगा, महंगाई बढ़ेगी। इसकी वजह से यूएस 10 ईयर यील्ड इतना शार्पली बढ़ गया है। तो यूएस मार्केट में तो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है कि ट्रम्प साहब वापस आ रहे हैं, और अगर वो हार जाते हैं अर्ली नवंबर में तब मार्केट को बहुत बड़ा झटका लगेगा और तब आप बड़ा गिरावट यूएस शेयर मार्केट में देख सकते हैं। नहीं, भारतीय पर्सपेक्टिव से बताएं, क्या इंडियन मार्केट्स पे आपको यहां से अभी और करेक्शन की उम्मीद है, या फिर वो लेवल आ गए हैं जहां पर अब पैसा डालें तो फिर पैसा बन सकता है, अगर 1 साल का या 1.5 साल का आउटलुक लेकर चलें तो? यदि अगर आपको इंडियन शेयर मार्केट में अगर आप लंबा नजरे रखें कुछ सालों का, तब तो एनी टाइम इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। कोई भी समय आप अच्छे शेयर्स अच्छे भाव में इन्वेस्ट करके आप खरीद सकते हैं। लेकिन मैं ये जरूर मानता हूँ कि पिछले एक दो महीने से द पेस ऑफ द डिक्लाइन, जो जिस स्पीड से शेयर प्राइस गिरे हैं वो काफी आश्चर्यचकित किया है काफी लोगों को। तो आई थिंक अब वैल्यू डेफिनेटली इमर्ज कर रहा है काफी पॉकेट्स में। और अब जनरली मार्केट करेक्शंस का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स हैं मार्केट के फंडामेंटली, वो आपको मार्केट खुद ही बता देगा। वो कैसे समझ में आएगा आपको? जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ बहुत स्ट्रांग आ रही है, मैनेजमेंट कॉमेंट्री बहुत सॉलिड है, उनके शेयर प्राइसेस कम गिरेंगे। तो जनरली रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है, जितना जो सबसे ज्यादा स्टॉक प्राइस गिरा है वो उसको सोचता है सस्ता हो गया है और उसको खरीद लेता है, जो लेकिन वो बिजनेस फंडामेंटल्स पे ध्यान देता नहीं है। जबकि उल्टा करना चाहिए। जो जो स्टॉक प्राइसेस स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की वजह से बेयर मार्केट या कोई शार्प करेक्शन करेक्टिव फेज में कम गिरते हैं, उनमें आपको निवेश करना चाहिए एट अ चीपर वैल्यूएशन। सो गुड क्वालिटी एट हायर वैल्यूएशन इज बेटर देन बैड क्वालिटी एट चीपर वैल्यूएशन। सर थोड़ा सा पोस्टमार्टम करने की कोशिश करते हैं कि गलती कहाँ हो गई। इतने ऑप्टिमिस्टिक कैसे थे हम सितंबर तक? ये जो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड लगाते चले जा रहे थे, ये बस 2 महीने पहले का मार्केट और अभी का मार्केट जमीन आसमान का अंतर नजर आ रहा है। कोई इस समय छूना नहीं चाहता इक्विटी मार्केट में, और सितंबर में होड़ लगी हुई थी कि खरीद लेते हैं, खरीद लेते हैं, बहुत अच्छा पैसा बन रहा है। जिससे पूछो वो बोल रहा था इक्विटी मार्केट से बढ़िया कुछ है नहीं, फटाफट पैसा बनता है, और अब कोई आने को तैयार नहीं है।
जी जी, अगेन मैं तो कोई भी एक्सपीरियंस इन्वेस्टर फाइनेंशियल मार्केट और स्टॉक मार्केट हिस्ट्री का बहुत कीन स्टूडेंट रहता है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, बस 2 साल पहले जाइए तो अप्रैल 2020 से लेकर जनवरी 2022 तक ऑलमोस्ट 2 साल तक बहुत स्ट्रांग जबरदस्त रैली आई। उस समय भी सेम चीज हो रही थी जो आप कह रहे हैं, सब लोग बहुत एक्साइटेड होकर रखे थे स्टॉक मार्केट को लेके। और लेकिन लोग भूल जाते हैं कि फरवरी 2022 से लेकर जून 2022 के बीच में स्मॉल कैप इंडेक्स में 30% की गिरावट आई थी। और अभी तो बस 10% की गिरावट में इतना हाहाकार मच गया है। तो ये सब करेक्शन जो रैंडमली आते हैं बीच बीच में, हर हर साल एक दो बार, ये करेक्शन नॉर्मल हैं, इनमें ज्यादा चिंता करने का विषय नहीं है। अगर आपके पास अच्छा पोर्टफोलियो है, अच्छे कंपनीज के शेयर्स आपके पास हैं, तो आपको बस डटे रहना है और डरना नहीं है, बस क्रीज में टिके रहना है। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म गेम है, कंपाउंडिंग शेयर मार्केट से जो वेल्थ क्रिएट करती है वो एक लॉन्ग टर्म गेम है। आपको बस क्रीज में टिके रहना है। आपको इस समय गलतियां अवॉइड करनी है। गलतियां सबसे बड़ी क्या होती हैं बुल मार्केट में? आप घुस जाते हैं शेडी प्रमोटर्स के स्टॉक्स में, बैड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्टॉक्स में, हाईली लीवरेज बैलेंस शीट जिनमें बहुत ज्यादा कर्जा और डेट है, उनमें आप घुस जाते हैं। जो मैनेजमेंट्स नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो के साथ रैपिड रेवेन्यू ग्रोथ के प्रोजेक्शंस देते हैं, स्पेशली पिछले 2 साल में देखिए एसएमई स्टॉक्स, काफी सारे एसएमई कंपनीज 5 गुना 10 गुना बढ़त ग्रोथ की गाइडेंस दे रहे हैं अगले कुछ सालों में। लेकिन ज्यादातर कंपनीज के ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है कि उनको बार बार इक्विटी मार्केट में आके या तो इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ेगी, या तो क्रेडिट मार्केट से डेट उठाना पड़ेगा। दोनों बैलेंस शीट के लिए खराब है। तो आप ग्रोथ को चेस मत कीजिए, आप क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स पे फोकस कीजिए, क्वालिटी ऑफ द बैलेंस शीट पे फोकस कीजिए। स्ट्रेच्ड वर्किंग कैपिटल या नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी से दूर रहिए। ये गलतियां आप इस समय अवॉइड कीजिए। सर वैसे ना आम आदमी को ये चीजें थोड़ी कम समझ में आती है। हम कोशिश तो पूरी करते हैं कि बिस्तक पे बहुत ही आसान भाषा में समझा पाए कि जो मुनाफे वाली कंपनियां हैं उनमें रहें, जहां पर ग्रोथ आपको दिख रही है कंसिस्टेंट उनमें रहें। लेकिन इस बार प्रॉब्लम क्या हो गई मार्केट की, जैसे Q2 रिजल्ट्स आए तो अच्छे अच्छे एनालिस्ट जो एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे थे उन्हीं का ही अनुमान मिस हो गया। इतनी खराब अर्निंग्स। एक तो पहले ये बताएं कि क्या जरूरत से ज्यादा अनुमान लगा लिया था Q2 अर्निंग्स में, और अब जब ये अर्निंग्स आ गई हैं जो बेहद ही खराब है, तो इसके बाद क्या ये डिमांड आउटलुक को लेकर कोई बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो गया या फिर ये वन ऑफ है? नहीं, मुझे लगता नहीं वन ऑफ, मुझे लगता नहीं कि ये वन ऑफ है। मुझे लगता है भारत में भी एक सिक्लिकल स्लो डाउन शुरू हो गई है। मैं आपको डेटा के संग इसका प्रदर्शन करता हूं। तो अगर सिर्फ सितंबर महीने का, पिछले महीने की बात करते हैं, इन द मंथ ऑफ सितंबर इंडिया के पैसेंजर व्हीकल सेल्स थे फ्लैट ईयर ऑन ईयर। कमर्शियल व्हीकल्स डाउन थे 10% ईयर ऑन ईयर। एक्सपोर्ट्स डाउन थे 10% ईयर ऑन ईयर। फिर आपके जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो नेगेटिव था पिछले महीने। और जो जीएसटी कलेक्शंस है उसमें सिर्फ 4% की ग्रोथ हुई, द स्लोएस्ट इन मैनी मैनी मंथ्स। तो बहुत डेटा ही आपको पिछले महीने, अर्ली अक्टूबर में आपको डेटा संकेत दे रहा था कि भारत में एक सिक्लिकल स्लोडाउन की शुरुआत हो गई है। आपने कहा कि काफी फिर ये तो बात हो गई अबाउट द मैक्रो सिचुएशन। नाउ आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया अबाउट डिमांड। तो अभी डिमांड की बहुत बड़ी दिक्कत है बहुत सारे सेक्टर्स में। मैं आपको दो एग्जांपल्स देता हूं। कंज्यूमर स्टेपल्स में आप नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर की मैनेजमेंट कमेंट्री देखिए। वो बोल रहे हैं कि इंडिया का मिडिल क्लास श्रिंक कर रहा है और अर्बन कंजम्पशन इज शार्पली स्लोइंग डाउन। तो कंज्यूमर स्टेपल्स में महंगे वैल्यूएशंस मिल रहे हैं और ग्रोथ ना के बराबर है। और दूसरी तरफ कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, जो टीवी, वॉशिंग मशीन, अप्लायंसेस के जो जो खरीदार हैं, वो भी रैपिडली डाउन ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि अनसिक्योर्ड लेंडिंग बहुत ही स्कार्स हो गई है, बहुत ही लिमिटेड हो गई है। तो उनको अब इजिली अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स भी नहीं मिल रहे हैं। और काफी सारे कंज्यूमर्स एट द लोअर एट द मिडिल इनकम ब्रैकेट महंगाई से बहुत बैडली हिट हुए हैं। तो अगर आप पूना वाला फिनकॉप के रिजल्ट नतीजे देखिए, इंडसइंड बैंक के नतीजे देखिए, और कल अब आईसीआईसीआई बैंक का भी रिजल्ट आने वाला है, उसमें भी अनसिक्योर्ड लोन बुक जो है, पर्सनल लोन बुक, उसमें और क्रेडिट कार्ड बुक, उसमें भी स्ट्रेस आने की उम्मीद है। तो बहुत ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कॉर्पोरेट रिजल्ट्स को एनालाइज करके आपको समझ में आ जाएगा कि पेन पॉइंट कहाँ है पूरे इकोनॉमी में। द कंज्यूमर इज रियली रियली इन अ वेरी हार्ड सिचुएशन राइट नाउ। तो इसलिए इन दोनों क्षेत्रों से हम हमारे पीएमएस में और इंडिया फंड में निवेश नहीं कर रहे हैं फिलहाल। कौन से कंज्यूमर स्टेपल्स एंड और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। कंज्यूमर स्टेपल्स और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी? अच्छा, लेकिन ये एक वन ऑफ है इस तिमाही का, या फिर ये आप देखते हो सस्टेनेबल प्रॉब्लम?
कि ये डिमांड आउटलुक और मार्जिन कंट्रैक्शन और वॉल्यूम ग्रोथ के ऊपर जो सवाल है वो खड़े ही हो जाएंगे आने वाली कुछ तिमाहियों के लिए? मुझे लगता है अगले कुछ क्वार्टर्स, 2-3 क्वार्टर्स तो मुश्किल ही लग रहे हैं, बिकॉज ये सिक्लिकल स्लोडाउन जब आते हैं इकोनॉमी में, ये एक ही क्वार्टर में जादू से हट नहीं जाते हैं, इनमें थोड़ा समय लगता है टू रिजॉल्व इट सेल्फ। अल्टीमेटली फाइनेंशियल मार्केट्स में एक गोल्डन रूल है, रिवर्जन टू द मीन। तो बुरा वक्त भी हमेशा रहता नहीं है और अच्छा वक्त भी हमेशा रहता नहीं है, लेकिन ह्यूमन माइंड ऐसा है कि हम लोग मोस्ट रिसेंट पास्ट को, हाल ही मोस्ट रिसेंट चीजों को लंबे समय के लिए एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं कि हमेशा ही अच्छे सब वक्त चलता रहेगा या हमेशा बुरा वक्त चलता रहेगा। ऐसा कुछ होता नहीं है। सब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है मार्केट में कि एक ही सेक्टर का एक स्टॉक बहुत बुरी तरह टूट रहा है, उसी सेक्टर का एक स्टॉक चढ़ रहा है। जैसे कि इंडसइंड बैंक टूटा, एक्सिस बैंक चढ़ा, फिर उसके बाद बजाज ऑटो तो बहुत ही बुरी तरह चला गया। ऑटो की तो हालत ही उसने पूरी टाइट कर दी, अक्रॉस द बोर्ड ही बिकवाली देखने को मिली है। लेकिन हाँ, टाटा कंज्यूमर जैसा स्टॉक एकदम से टूटा, और आईटीसी चढ़ा है, गोदरेज कंज्यूमर नतीजे के बाद चढ़ा। इस तरीके की मार्केट देखने को मिल रही है, बहुत ही बिखरी बिखरी। किसी के पास अगर आईटीसी हो तो वो बहुत खुश है, किसी के पास टाटा कंज्यूमर हो तो बहुत दुखी है। तो ऐसी स्थिति में कैसे कॉन्फिडेंस रखें कि जो आपने लिया लॉन्ग टर्म के लिए वो ठीक है, एक दो तिमाही की अर्निंग्स खराब हो गई तो कोई बात नहीं। जी जी, अभी आपने जो डिस्क्राइब किया ना, वही शेयर बाजार वैसे ही होना चाहिए। इट शुड बी अ स्टॉक पिकर्स मार्केट, बॉटम अप स्टॉक पिकिंग। और जिन स्टॉक्स में अच्छी ग्रोथ आ रही है उन्हीं को रिवॉर्ड मिलना चाहिए। अब 2 महीने पहले तक क्या हो रहा था, सारे गधे घोड़े सब भाग रहे थे, लेकिन अब सिर्फ घोड़े भागेंगे। तो दिस इज द वे टू अप्रोच द मार्केट फ्रॉम हियर। बहुत ही क्लियरली कोई भी तजुर्बेकार निवेशक मार्केट में समझ जाएगा कि पिछले 1-2 महीने से डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है पूरे मार्केट में। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या, कि काफी सारे स्टॉक्स जो काफी बढ़ गए थे पिछले 2-3 साल में, बड़े इन्वेस्टर्स उनको सेल कर रहे थे और रिटेल इन्वेस्टर्स उनको खरीद रहे थे। लेकिन काफी सारे वेल इन्फॉर्म्ड स्मार्ट मनी जिसको हम बोलते हैं, उनको पहले से समझ में आ गया था कि स्लो डाउन का संकेत मिल गया था, और उनको समझ में आ गया था कि अर्निंग्स खराब होने वाली है, तो वो लोग पहले ही काफी शेयर से निकल गए। लेकिन जो अनइन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर है, वो अनफॉर्चुनेटली इन सब शेयर्स में तब जा घुसता है जब द बेस्ट फेज इज ऑलरेडी बिहाइंड देम। तो अब आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कॉन्फ्रेंस कॉल्स अटेंड करने पड़ेंगे, या उनके कॉन्फ्रेंस कॉल ट्रांसक्रिप्ट पढ़ के आपको समझना पड़ेगा कि भाई भाई किस कंपनी में और किस सेक्टर्स में टेलविंड है, किस कौन से क्षेत्रों में ग्रोथ की विजिबिलिटी फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years। बिकॉज वो शेयर्स, बाजार अगर मिड कैप स्मॉल कैप गिरेगा तो वो शेयर्स भी गिरेंगे, लेकिन वो कम गिरेंगे। और जैसे ही स्टेबिलिटी आएगी मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में, ये शेयर्स जिनमें अर्निंग्स ग्रोथ विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, सबसे तेजी से रिकवर करके ऑल टाइम हाई जल्दी बनाएंगे। सर आपने तो बहुत ही दुखती रग पे हाथ रख दिया है। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स और पोर्टफोलियोज में भर भर के खरीद रखे हैं लोगों ने। इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स के तो मनपसंद हैं स्टॉक्स, मिड कैप और स्मॉल कैप। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड में भी पैसा सबसे ज्यादा स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स में ही जा रहा था। लार्ज कैप्स को कोई पूछ नहीं रहा था, वहां तो रिटर्न इतने आते नहीं। छोटे वाले तो बहुत उछल कूद मचा रहे थे। अच्छा, ये ना प्रॉब्लम शुरू हुई थी इस साल की शुरुआत में, जब रेगुलेटर ने भी बोल दिया था कि फ्रॉड है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। और उसके बाद हमने बहुत सारे, आरबीआई ने भी बोला था कि थोड़ा सा अ, आप बैंकिंग सिस्टम पे, और ये रेगुलेटर ने एक बार म्यूचुअल फंड्स पे भी बोल दिया था कि आप थोड़ा सा इसको देखें कि अगर कभी बेचने को आए इन्वेस्टर्स तो क्या आप निकाल पाओगे। ये साफ तौर पे रिपोर्ट भी पब्लिश हुई थी, और उसके उससे स्ट्रेस टेस्ट भी हुए थे उस समय। उस समय बाजार ने उसको नेग्लेक्ट किया। बाजार और तेज होने की कोशिश कर रहा था और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड मारता चला गया। लेकिन अब वो सब सामने आ गया है कि भैया वो बात तो सही थी, रेगुलेटर तो बोल रहा था कि भैया स्ट्रेस टेस्ट करके रखो। अब क्या करना चाहिए मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में, अभी क्या करना चाहिए? क्या ये पेन पॉइंट अभी और बढ़ेगा, क्योंकि पोर्टफोलियोज जो हैं वो 20-20% से ज्यादा साफ हो चुके हैं। रजित जी से अगेन द सेम थिंग, आई अगेन रिपीट, मैं सेम बात ही वापस दोहराना चाहूंगा कि आप मिड कैप स्मॉल कैप लार्ज कैप्स के हिसाब से मत सोचिए। अगर आप लार्ज कैप्स के मैं जिक्र करूं, टाटा कंज्यूमर रिजल्ट्स के बाद 10% गिर गया, इंडसइंड बैंक 18% गिर गया। और सिमिलरली और बहुत सारे लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जो काफी बड़े फॉल दिखाए रिजल्ट्स के बाद। आपने बजाज ऑटो का भी नाम लिया। तो बेसिकली इट्स नॉट अबाउट स्मॉल कैप मिड कैप और लार्ज कैप। जो कंपनी में रिजल्ट्स में बड़ी डिसअपॉइंटमेंट आएगी, ऐसे माहौल में जब रिस्क ऑफ है, जब इन्वेस्टर्स काफी रिस्क अवर्स होके रखे हैं, उन शेयर्स में काफी धुलाई पिटाई होने की संभावना है। तो आपको बहुत केयरफुली, यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ द अर्निंग्स ऑफ योर कंपनीज, बहुत जरूरी। और रिटेल इन्वेस्टर का एक बहुत बड़ा तकलीफ, पेन पॉइंट ये होता है कि वो शेयर्स को नुकसान में बेच नहीं पाता। उसको लगता है कि मेरा भाव वापस आ जाए, कॉस्ट प्राइस वापस आ जाए, तब मैं बेचूंगा।
लेकिन आपको हर एक अर्निंग सीजन, हर 3 महीने जो क्वार्टरली अर्निंग सीजन आती है, उसमें आपको क्या करना है, जहां पे स्ट्रेंथ है फंडामेंटल्स के हिसाब से, वहां पे आपको पैसे लगाने हैं, और जहां पे वीकनेस आ रही है फंडामेंटल्स में, वहां से पैसे आपको निकालने हैं, चाहे आपको लॉस ही क्यों ना बुक करना पड़े। ये ये लॉस अवर्जन को अवॉइड कीजिए, और फंडामेंटल्स पे और एक्चुअल फैक्ट्स पे फोकस कीजिए। ये होप इज नॉट अ इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी। आप उम्मीद में इन्वेस्टमेंट नहीं करते शेयर मार्केट में। शेयर बाजार बहुत होशियार है, बहुत समझदार है। वो जो कंपनीज के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, उनके उस जल्दी जल्दी 52 की खाई में वापस पहुंचा देगा बहुत जल्दी। और आपको उन पे ध्यान देना है कि भाई किस किस क्षेत्र में स्ट्रेंथ है, मार्केट आपको कुछ बता रहा है, उसको स्टडी कीजिए। और जो आपके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस या आपकी समझ के अंदर फॉल करता है जो बिजनेस, उसके शेयर्स में आप निवेश कीजिए बाय सेलिंग द वीक स्टॉक्स फ्रॉम योर पोर्टफोलियो। इट्स कॉल्ड वाटरिंग द फ्लावर्स एंड कटिंग द वीड्स, अंग्रेजी में एक कहावत है। तो खराब चीज को आपको पोर्टफोलियो से निकालना है, और मजबूत चीज के साथ आपको बने रहना है। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन उसके लिए लगेगा समय, पेशेंस की बहुत जरूरत है। तो मार्केट इस समय आपका पेशेंस टेस्ट करेगी। इस समय तो आपका रियल टेस्ट है कि इस समय अगर आप डटे रहे ना अच्छे वालों के साथ, तो पैसा बन जाएगा। नहीं तो अगर आप आज लेकर कल बेचने की कोशिश करोगे, तो उतनी उतनी स्ट्रेंथ है ही नहीं मार्केट में, वैसे वाली मार्केट है ही नहीं, ये साफ तौर पर पता लग रहा है। सर आप रजत जी, बार बार। मैं यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल देना चाहूंगा। तो हमारे पीएमएस पोर्टफोलियो में, कंप्लीट सर्कल टेलेबल पीएमएस पोर्टफोलियो में, कुछ कंपनीज हैं जिनके रिजल्ट्स पिछले कुछ दिनों में आए हैं, काफी अच्छे हैं। जैसे शिल्चर टेक्नोलॉजी हम होल्ड करते हैं, प्ले ऑन रिन्यूएबल एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्मर्स। फिर हम आइनॉक्स विंड होल्ड करते हैं थ्रू आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड। आइनॉक्स विंड के नतीजे भी बहुत अच्छे आए। तो एंड बट हम लोग पूना वाला फिनकॉर्प भी लेकिन होल्ड करते थे, और पिछले 24 घंटे में आपको पता है पूरा सोशल मीडिया में उसी कंपनी की चर्चा हो रही है। पिछले जो क्वार्टरली जो अपडेट आया था, मंथली अपडेट एंड क्वार्टरली अपडेट, उसमें कंपनी ने कुछ मेंशन नहीं किया कि इतने बड़े स्केल में नॉन परफॉर्मिंग लोन्स आने वाले हैं। तो इसलिए हम लोग उसको शेयर्स को होल्ड किए। कॉन्फ्रेंस कॉल में सुना तो कॉन्फिडेंस आया नहीं, तो अब उसे हम लॉस में भी बेचने को तैयार हैं। मंडे को जब मार्केट खुलेगा, वी आर रेडी टू सेल दैट कंपनी इवन एट अ लॉस, बिकॉज देखिए हमें फोकस करना है कि कहाँ वो पॉकेट्स हैं जहां पे हम कैपिटल अप्रिसिएशन की संभावना रखते हैं। ये बेसिकली जिस भाव पे हम लोग लिए थे ना, वो भाव लेते ही इरेलीवेंट हो जाता है। उसके बाद वो कॉस्ट प्राइस का कोई मतलब ही नहीं। आपको सिर्फ फोकस करना चाहिए कि आज के भाव से आगे प्रोस्पेक्ट्स क्या है, बस। हम्म। सर ये आपने बहुत बार इस शो में रिपीटडली बताया है कि अच्छे नतीजों वाली कंपनियों के साथ ही रहो, तिमाही नतीजों को आप स्टडी कर लो। लेकिन ना कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं, कुछ फिल्टर्स जो आप सेट करके चलते हो कि ये जो कंपनी है ना, दिस विल बी द बेस्ट, मेरे पोर्टफोलियो में ये होने चाहिए, ये 5 चीजें अगर इस कंपनी के साथ हैं तो मैं स्टॉक को खरीद लूंगा। तो ये हम बार बार कहते हैं कोई अट्रैक्टिव प्राइस होना चाहिए जिसपे मिले। अच्छा शेयर मिलता नहीं अट्रैक्टिव प्राइस पे। तो वो जो पैरामीटर्स होते हैं, अगर आप वो हमारे व्यूअर्स को समझा दो कि इस गिरावट में वो बस 5 पैरामीटर्स देख लीजिए, और उस कंपनी में अगर वो पैरामीटर आ रहे हैं फिल्टर करके, तो आप वो स्टॉक खरीद सकते हैं। देखिए, सबसे पहला पैरामीटर मैं बोलूंगा, जहां पे देखिए कोविड के बाद दुनिया बहुत बदल गई है, और दुनिया भर के अलग अलग देशों की जो सरकारें हैं, अब वो विनर्स और लूजर्स डिसाइड कर रहे हैं। तो जिन क्षेत्रों में सरकार का मॉनेटरी या फिस्कल सपोर्ट है, वो एक नेचुरल स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए आपके रिसर्च के लिए। अब जैसे रिन्यूएबल एनर्जी को देखिए, पावर ट्रांसमिशन को देखिए, इनमें काफी फोकस है सरकार का। तो इसके अंदर भी जब आप कंपनीज को ढूंढेंगे, जैसे पावर ट्रांसमिशन फॉर एग्जांपल, उन कंपनीज को देखिए जो इस इंडस्ट्री में पिछले कुछ दशक से, ऐसा नहीं कि पिछले 1-2 साल में बिजनेस शुरू किया हो, जो पिछले 20-30 साल से इस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारे अप साइकिल्स डाउन साइकिल्स को नेविगेट किया है, और उसके बावजूद भी जिनका बैलेंस शीट बहुत मजबूत है। मजबूत मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो आधे से कम हो, वो देखिए। मैनेजमेंट के लेटेस्ट लास्ट 2 क्वार्टरली अर्निंग्स के ट्रांसक्रिप्ट्स को डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, और उसमें मैनेजमेंट का कमेंट्री और गाइडेंस सुन लीजिए। और वो जो ग्रोथ का गाइडेंस जो मैनेजमेंट देता है, जो करंट जो जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है, उसको उस ग्रोथ एक्सपेक्टेड ग्रोथ से डिवाइड कीजिए। उसको बोलते हैं पेग रेशियो, पी, प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो। अगर वो 1 to 1.2 से कम है, तो स्टॉक अट्रैक्टिवली वैल्यूड है। इंडियन मार्केट कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, ये रीजनेबल वैल्यूएशन है, तो फिर आप उसमें निवेश कर सकते हैं। एंड एक और चीज मैं बोलना भूल गया, वो पिछले हिस्टोरिकल फाइनेंशियल जब आप एनालाइज करते हैं, तो कंपनी के मार्जिन ट्रेजेक्ट ऑपरेटिंग मार्जिन ट्रेजेक्टरी को भी ध्यान से देखिए। कोई भी स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी अगर पिछले 5-10 साल में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं दिखाती ना अपने ऑपरेटिंग मार्जिन में, इसका मतलब वो बहुत ही वेल मैनेज बिजनेस है, मैनेजमेंट बिजनेस की काफी अच्छी है। तो ऐसे आप स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हैं, और फिर आप अपना स्टडी की शुरुआत कर सकते हैं।
ये तो आप कुछ सालों वाली कंपनियों के बारे में बात कर रहे हो। यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि जो आईपीओ नहीं आए थे अभी हाल फिलहाल में, इतने सारे भर भर के कंपनियों ने आईपीओ निकाले हैं, लोगों ने तो बढ़ चढ़ के उसमें पैसा लगा दिया। तो ये जो नए लिस्टेड प्लेयर्स हैं, इनका तो इतना फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है ही नहीं सिस्टम में अभी हमारे पास, तो उनको कैसे स्टडी करें फिर। तो उनके ड्राफ्ट रेडरिंग प्रोस्पेक्टस में पिछले 3 से 5 साल का फाइनेंशियल डेटा होगा, उसी उसको देख लीजिए। उस इंडस्ट्री में उसका उनके जो लिस्टेड पीयर्स हैं उनके हिस्ट्री को भी देखकर आपको एक मोटी अनुमान हो जाएगा कि कितनी सिक्लिकलिटी इस इंडस्ट्री में। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक ही सेक्टर से काफी सारे नए नए कंपनीज के आईपीओ तब आते हैं जब सेक्टर एकदम सिक्लिकल पीक में चल रहा होता है। तब काफी कंपनीज सेंटिमेंट का फायदा उठाने के लिए पीक वैल्यूएशन, पीक मल्टीपल, पीक मार्जिन्स पे अपना आईपीओ ले आते हैं। बहुत सालों पहले एक कुछ फार्मा कंपनीज भी थी जो पीक साइकिल में एकदम अपना आईपीओ लाई थी, फिर बहुत सालों तक वो आईपीओ प्राइस तक ही पहुंच नहीं पाई। तो ये सब सिक्लिकल चीजें हैं। आपको देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर अगर आपको ये समझना है कि नए आईपीओ पैसा लगाना है कि नहीं, तो आप ये समझिए कि वो इंडस्ट्री कौन सी साइकिल में, अर्ली साइकिल, मिड साइकिल, लेट साइकिल। और वो आपको उसके लिस्टेड पीयर्स को देखकर, उसके ड्राफ्ट रेडरिंग प्रोस्पेक्टस को पढ़ के आपको काफी हद तक अनुमान हो जाएगा। फिर आपसे बात करके ना हम हमेशा बहुत अच्छा लगता है कि किस तरीके से एक आइडियल अप्रोच होनी चाहिए स्टॉक सिलेक्शन की, लेकिन ना लोगों में इतनी अभी समझ नहीं है। वो धीरे धीरे करके सीख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट पे कैसे इन्वेस्टमेंट की जाती है। ज्यादातर तो ट्रेडर्स ही बन गए और अब पता लग गया ट्रेडिंग कितनी खतरनाक है, लेने के देने पड़ गए मार्केट में। लेकिन ना फिर लोग म्यूचुअल फंड्स का रूट अपनाते हैं कि फंड मैनेजर के ऊपर विश्वास करके चलो। अब हुआ ये कि बाजार की गिरावट में तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी नीचे आ गए। जिन्होंने अभी इन्वेस्टेड हैं जो भी म्यूचुअल फंड में, क्या उनको एसआईपी बढ़ा देनी चाहिए बाजार की गिरावट में अभी, या फिर जो है उसको बस वैसे ही रखो, एसआईपी जो है उसको अभी कंटिन्यू करने दो, बाजार अगर गिरेगा तो और बेहतर मौका देगा। देखिए रजत जी, अगर आपने कोई हॉट थीम या कोई थीमेटिक फंड में निवेश किया हो तो उसमें तो मैं सजेस्ट करूंगा नहीं कि आप ऐसा भी बढ़ाइए। लेकिन अगर आप एक हाई क्वालिटी मिड कैप या स्मॉल कैप या लार्ज कैप ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे थे, जो सेक्टर एग्नोस्टिक है, जो अक्रॉस सेक्टर इन्वेस्ट करता है, तो बेझिझक अपना एसआईपी कंटिन्यू कीजिए। अगर आप में क्षमता है टू इंक्रीज योर एसआईपी, देन डेफिनेटली इंक्रीज योर एसआईपी, अपने किस्त बढ़ा के आप और पैसा लगाइए। और अगर आपको और पैसे नहीं लगाने हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप कोई भी हालत में एसआईपी फिर रोकिए मत। क्योंकि बड़ा वेल्थ क्रिएशन लॉन्ग टर्म में ही बनता है। अच्छे म्यूचुअल फंड्स या अच्छे डायरेक्ट स्टॉक से ही बड़ा वेल्थ क्रिएशन होता है। तो आपको, मैंने जो शुरू में कहा था इस इंटरव्यू के कि डटे रहना है, क्रीज पे रहना है, टिके रहना है, वो सेम फिलॉसफी म्यूचुअल फंड में भी अप्लाई करती है। एसआईपी को मत रोकिएगा मत। अब अगर एम्फी का डेटा देखें, द एवरेज होल्डिंग पीरियड ऑफ अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर इज लेस देन 1.5 years। 1.5 साल। एक आम निवेशक 1.5 साल भी होल्ड करता नहीं अपने म्यूचुअल फंड को। तो 1.5 साल में वेल्थ क्रिएशन नहीं होती है। शेयर मार्केट एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन मशीन है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म में काफी पैसा बनता है एज लॉन्ग एज यू स्टिक टू क्वालिटी विद ग्रोथ। वही मंत्र, ये सिंपल मंत्र है वेल्थ क्रिएशन का शेयर मार्केट में। ये गिरावट बीच बीच में आते रहेंगे। पिछले इस अर्लियर दिस ईयर इन मार्च, स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स 12-13% गिरे थे। अभी बस 10% गिरे हैं। और अभी कुछ साल पहले 2022 में 30% करेक्शन आया था स्मॉल कैप में। तो ये करेक्शन आएंगे जाएंगे, लेकिन अच्छे शेयर्स, अच्छे प्रमोटर्स आपको अल्टीमेटली पैसा बना के ही देंगे इंडियन शेयर मार्केट में। लेकिन सर बहुत सारे व्यूज जो हमारे साथ कनेक्टेड है वो जानना चाहते हैं कि स्टेलर वेल्थ पार्टनर्स कौन से सेक्टर्स पे इंडिया पे बुलिश है, कहां पर पैसा बन सकता है, आपके टॉप 5 प्रायोरिटीज कौन से होंगे। मैं तो बेसिक सिंपल बात देखिए, अगेन मैं मार्केट का विजडम यूज करूंगा टू गाइड मी द राइट डायरेक्शन। अभी तक जो नतीजे आ रहे हैं, बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी में काफी अच्छी ग्रोथ आ रही है। पावर ट्रांसमिशन एंड पावर ट्रांसफार्मर्स, इन दोनों क्षेत्रों में भी काफी अच्छी तेजी आ रही है। वेल्थ मैनेजमेंट, हम होल्ड करते हैं नोवामा वेल्थ मैनेजमेंट के शेयर को अपने पीएमएस में, तो उसके बहुत शानदार नतीजे आए कल। हमारा फिलोसफी और थिंकिंग बहुत सिंपल है। हमें नतीजे ही बता देंगे कि कौन से सेक्टर्स में बड़ी अर्निंग्स ग्रोथ आने वाली है, आ रही है और आगे आने वाली है, और कौन से क्षेत्रों में कमजोरी है। तो अभी देखिए, इन्वेस्टिंग एक नेगेटिव आर्ट है। यहाँ पे क्या नहीं करना है वो ज्यादा जरूरी है जानना, देन नोइंग व्हाट टू डू। सो किन किन क्षेत्रों में हम बहुत ज्यादा केयरफुल हैं अभी। हम लोग बैंक्स में बहुत ज्यादा केयरफुल हैं, बिकॉज जो आरबीआई रेगुलेशंस इतनी सख्ती जो डाल रहे हैं बैंक्स के ऊपर, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो को लेकर, उसकी वजह से बैंक्स में बहुत प्रेशर आ रहा है। उनकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफी हिट हो गए हैं। बैंक्स में हम अवॉइड कर रहे हैं अभी। फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, स्पेशली जो अनसिक्योर्ड पर्सनल फाइनेंस करती हैं, उनमें हम बहुत ज्यादा केयरफुल रहेंगे अब अगले कुछ क्वार्टर्स। कंज्यूमर स्टेपल्स एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में जो दिक्कतें मैंने को बताई दी। ऑटो कंपनीज में वॉल्यूम की चैलेंजेस भी है,
मार्जिन कंप्रेशन भी हो रहा है और इतना बड़ा इन्वेंट्री ओवरहैंग है, जबकि आधा से ज्यादा फेस्टिव सीजन खत्म हो गया। तो ऑटो ऑटो एंसिलरी से भी काफी कॉशियस रह के रहना है। आईटी सेक्टर को देखिए, अभी जब तक यूएस इलेक्शंस खत्म होंगे और नया गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगा जनवरी में, उसके बाद ही कॉर्पोरेट्स को क्लैरिटी मिलेगी और तभी वो अपना आईटी बजट्स फाइनलाइज करेंगे। उस समय तक आईटी नंबर्स भी सबड्यूट रहेंगे। तो बेसिकली काफी सारे पॉकेट्स ऑफ वीकनेस हैं, उन पे अंडरवेट रहिए या उनको अवॉइड कीजिए। और जहां जहां ग्रोथ अच्छी आ रही है वहां पे आपको फोकस करना है। ये आपको अर्निंग सीजन सब कुछ बता देगा आपको क्या करना है। तो आखिरी प्रश्न, इतनी पेसिमिज्म, इतनी नेगेटिविटी से मार्केट में है, तो ऐसे में अपॉर्चुनिटी भी निकलती है, क्या बेहतर हो सकता है इंडियन मार्केट के पर्सपेक्टिव से? पॉजिटिव क्या है मार्केट के लिए अभी? सबसे बड़ा पॉजिटिव है रजत जी की पिछले 4 साढ़े 4 साल में कोविड के बाद दिस इज द लोवेस्ट डेट टू इक्विटी रेशियो। कॉर्पोरेट इंडिया की बैलेंस शीट इतनी ज्यादा मजबूत है। अगर मैं सिर्फ एनएससी 500 कंपनीज की बात करूं, द मीडियन डेट टू इक्विटी रेशियो इज लेस देन 0.2 टाइम्स। बिकॉज इतना इक्विटी रेजिंग हुआ है और प्रोमोटर्स ने इतना स्मार्टली इक्विटी कैपिटल रेज करके अपना डेट को कम किया है। प्लस जो यहाँ जहाँ ग्रोथ आई थी बहुत इंटरनल अप्रूवल से तो और डेट कम किया ही है, बट इक्विटी रेजिंग से भी काफी हद तक अपना वर्किंग कैपिटल नीड्स और लॉन्ग टर्म डेट को संभाल लिया है। तो बैलेंस शीट जब इतने रेजिलिएंट और स्ट्रांग हैं तो इकोनॉमी में क्राइसिस आने का तो सवाल आता नहीं है, क्योंकि क्राइसिस आता है बड़े लीवरेज से, जब बहुत बड़ा कॉर्पोरेट लीवरेज हो। अभी प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है? कंज्यूमर लीवरेज। कंज्यूमर जो है वो काफी हेविली लीवरेज्ड है, बिकॉज ऑफ दिस अनसेक्योर्ड लोन्स एंड पर्सनल लोन्स एंड माइक्रो फाइनेंस लोन्स काफी लीवरेज्ड है। वो बस एक पॉकेट ऑफ स्ट्रेस है। लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग कॉर्पोरेट इंडिया की बैलेंस शीट बहुत अच्छी स्ट्रेंथ में है और इसकी वजह से क्राइसिस आना बहुत मुश्किल है। तो आई थिंक दैट इज द सिंगल बिगेस्ट पॉजिटिव फैक्टर। द सेकंड बिग पॉजिटिव फैक्टर इज अ स्टेबल गवर्नमेंट एट द सेंटर। है ना, हम काफी बार इसको डिस्काउंट कर लेते हैं, भूल जाते हैं कि 2014 के पहले कितनी फ्रेजाइल कोalition गवर्नमेंट सेंटर में हुआ करती थी। और हाल ही में हरियाणा इलेक्शंस के बाद अब मार्केट ऑलरेडी फैक्टरिंग कर रहा है कि महाराष्ट्र इलेक्शंस में भी एग्जिस्टिंग सरकार को विक्ट्री मिल सकती है। तो उसकी वजह से फ्यूचर डिस्काउंटिंग शुरू हो जाएगी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्लस स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स, ये दो बहुत बड़े पॉजिटिव्स हैं आज के दिन इंडियन मार्केट के लिए। गौतम सर, बहुत शुक्रिया अपना समय बिस्तक को देने के लिए, और हर बार की तरह आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला सर। और आपको एक बार फिर से बिस्तक की पूरी टीम की ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। धन्यवाद रजत जी। थैंक यू। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।